आपने रोज़मर्रा लाइफ में अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि जो अपनी रेस्ट की हालत में उस वक़्त तक रहते हैं जब तक हम उन पर कोई बैरूनी फ़ोर्स लगा ना दें। यानी उन पर कोई बैरूनी फ़ोर्स जब तक अप्लाई ना की जाए वो अपनी प्लेस को जो है वो चेंज नहीं करते। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास ये गिलास है, ये रेस्ट की हालत में यानी कि साकिन है, ये उस वक़्त तक इसी जगह पर कायम रहेगा जब तक कि आप इस पे कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स ना लगा दें। जैसे ही आप इसमें एक एक्सटर्नल फ़ोर्स F अप्लाई करते हैं, तो वो जितने भी फ़ोर्स आप अप्लाई करेंगे, उस फ़ोर्स के ज़ेरे असर आपका ये जो ग्लास है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर जाएगा। सिमिलरली जो मुख्तलिफ इक़्साम के बॉल होते हैं, अगर वो रेस्ट की पोज़ीशन में हैं, तो वो उसी वक़्त मूव करते हैं जब आप उसे किक करते हैं या मेबी हो सकता है कि आप उसे हाथ से उठाकर फेंकते हो ज़मीन से उठाकर, तो उसमें जो वो मोशन है या उसमें जो वो एबिलिटी आती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाए, वो आपकी लगाई गई फ़ोर्स से आती है। सिमिलरली जब आप देखते हैं कि आपकी कार है, कार पे किस तरह से फ़ोर्स लगाई जाती है? कार पर आप नहीं बल्कि आप जो हैं वो फ़ोर्स लगाते हैं इंजन पर और इंजन पर जो फ़ोर्स लगाई जाती है, उस फ़ोर्स के ज़रिए असर जो है आपकी कार मूवमेंट शुरू करती है। यानी कि अगर हम इस तरह से कहें कि अगर किसी जिस्म पर फ़ोर्स ना लगाई जाए और वो रेस्ट की हालत में है, तो वो रेस्ट की हालत में ही रहता है और जैसे ही उस रेस्ट में पड़े हुए जिस्म पर कोई फ़ोर्स अप्लाई की जाती है, तो उस फ़ोर्स की डायरेक्शन में ही वो जिस्म मूव करता है। इस चीज़ में भी 2 बातें हैं, हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई बॉल लें, जैसे कि ये बॉल ले लिया आपने, अगर आप इस पे ये साकिन हालत में या रेस्ट पे कह देते हैं कि ये जो है ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अगर आप इस पे कोई फ़ोर्स F लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बात वाज़िह है कि ये जो बॉल है इस फ़ोर्स के ज़रिए असर इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि फ़ोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएँ और आपका जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में लगाए, इस तरह नहीं हो सकता। तो 2 बातें तो क्लियर हैं, एक ये कि हमारा जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में पड़ा होना चाहिए और उस पर कोई फ़ोर्स लगाई जाए तो ही वो अपनी जगह तब्दील करता है और तब्दील किस सिमत में करता है? तब्दील जिस्म उस सिमत में करता है अपनी पोज़ीशन या अपनी हालत को जिस सिमत में आप उस पर फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ रॉकेट्स वग़ैरह होते हैं उनको भी आप जब एक्सटर्नल फ़ोर्स देते हैं इन द फ़ॉर्म ऑफ गैसेज़, तो ही वो जो है आपका रॉकेट एयर में फ्लाई कर पाता है। आप नीचे से गैसेज़ को बर्न करते हैं एक्सटर्नल फ़ोर्स की सूरत में और उस फ़ोर्स की डायरेक्शन में जो है आपका रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। इस चीज़ को हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, यानी कि न्यूटन ने लॉ डिस्कवर किया था, तो इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह दिया गया। इसे हम कह देते हैं कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, तो वो रेस्ट पर ही पड़ा रहेगा जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स ना लगाएँ और जैसे ही आप इस पर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स F अप्लाई कर देते हैं, तो जिस सिमत में भी आप वो फ़ोर्स F अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी जो वो बॉडी है, वो डिस्प्लेस कर जाती है, मूवमेंट शो कर जाती है। इस चीज़ को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसके अलावा अब न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बात भी कही कि जो हर जिस्म है, जैसे कि आप देखें कि अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज़ फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी कोई फ्रेंड आके या आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और बिल्कुल रेस्ट की हालत में आप ज़रा नहीं हिल रहे, बस एक जगह खड़े हुए हैं और बैकवर्ड से आपकी कोई फ्रेंड आकर आपको पुश करती है, तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इन्होंने कोई फ़ोर्स लगाई और उस फ़ोर्स के तहत आप जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी सलाहियत होती है जो आपको आगे मूव करने से रोकती है। यानी कि जैसे आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जब हमें करंट फ्लो करवाना हो, तो हमें मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंस ज़रूर प्रोड्यूस होती है और वो हिंड्रेंस जो रुकावट है यानी कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होती है। हर वायर में, हर इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में कुछ ना कुछ, जो जैसे कि आपका अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया जाए, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है।
सिमिलरली जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है, हत्ता कि अगर आपकी कार है, कार पर भी फोर्स लगाई जाए, तो उसके अंदर किसी भी बॉडी के अंदर जब फोर्स लगाई जाती है, तो उसके अंदर एक ऐसी खासियत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, जो लगने वाली फोर्स को अपोज़ करती है। यानी कि वो ये कहना चाहती है कि भई मुझ पर फोर्स मत लगाओ, मैं जिस हालत में हूँ मुझे ऐसे ही रहने दो। यानी कि वो अपनी हालत को, वो अपनी स्टेट को जो है वो स्टेबल रखना चाहती है, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहती। और उस कंडीशन को, उस चीज़ को कि वो कौन-सी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी है जो इसमें चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो चेंज है उसे अपोज करती है। इस चीज को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इनर्शिया होता है ना, ये इनर्शिया किसी भी बॉडी के जो मैस है उसकी भी मेजरमेंट करती है कि आया कि किसी बॉडी में कितना मैस है। जाहिर सी बात है, जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा उतनी ही इनर्शिया उसमें ज्यादा होगी ना। वो उतना ही कह सकता है कि भाई मैं इस लगने वाली फोर्स को ज़्यादा अपोज़ कर सकता हूँ, या अगर उसका मैथ कम होगा तो वो कह सकता है कि भाई मैं लगने वाली फोर्स को कम अपोज़ कर सकता हूँ। इसी तरह जब न्यूटन ने अपना पहला लॉ बताया, तो इसके बाद एक नया सवाल ये प्रोड्यूस हो गया, और वो सवाल ये था कि जब हम किसी जिस्म पर, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉल पड़ी है, इसके ऊपर ही हम लोग एक एफ फोर्स लगाते हैं, तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि ये जिस्म का जो मैस है वो कितना है। ये जो हम जिस बॉडी पे फोर्स लगाने जा रहे हैं, वो बॉडी का मैस कितना है, उसका वेट कितना है, उस पे कितनी फोर्स अप्लाई की जाए, कितना इनपुट दिया जाए कि वो जो है जिस्म आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दे। जब भी आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो आपको मालूम होगा आप फोर्स हमेशा उसके वजन के बराबर लगाते हैं, यानी कि तभी तो कोई बॉडी मूव करती है ना। लेट्स से कि अगर ये बॉल है, इस पे आप फोर्स लगाते हैं और इतनी फोर्स लगाते हैं कि ये जो है, अगर ये रबड़ की बॉल है तो इजीली मूव कर जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं और आपके पास कोई ऐसी बॉल दे दी जाए जो कि आयरन की और अच्छी खासी भारी हो, तो आपको मालूम है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और आपको ये कैसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाई जाती है वो हमेशा उसके वजन के इक्वल होती है। तभी तो हम कहते हैं कि F = W = mg, यानी कि जो फोर्स होती है वो उस जिस्म पर लगने वाले वजन, उस जिस्म के जो वजन है उसके बराबर होती है। फिर न्यूटन ने ये कहा कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो वो जो फोर्स है वो उस जिस्म के एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से बताना चाहिए कि जब आप फोर्स लगाएंगे किसी जिस्म के अंदर, तो जाहिर सी बात है ये जिस्म यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो इसमें वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी, इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा और टाइम का जिक्र भी तो इसमें आएगा ही ना। क्योंकि जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगाई जाएगी तो जिस्म तो मूव करेगा, और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें वेलोसिटी भी आती है, स्पीड भी होती है, और इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी किसी भी इंटरवल में चेंज हुई हो, तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इस बॉडी के अंदर हमारी लगाई गई फोर्स से, वो एक्सेलरेशन जो है वो हमारी लगाई गई फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होता है। जैसे कि अगर एक सिंपल से गिलास को आपने फोर्स लगानी हो तो उसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर आपने किसी कार को मूव कराना हो, तो कार जो है वो बहुत बड़े साइज का एक जिस्म है, तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब दूसरी बात ये कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये लगने वाली फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन ये उसके महज के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि देखें, अब छोटे से जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना बहुत आसान है, और कोई बड़े जिस्म है जैसे कि कार वगैरह में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हल्की चीज़ों में जल्दी से एक्सेलरेशन आ गया और भारी चीज़ों में थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन जो हल्की चीज़ थी उसमें एक्सेलरेशन जैसे ही जितनी फोर्स लगाएगी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने हो सकता है 2 न्यूटन की ही फोर्स दी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने यहाँ पर मैथ के केस में
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जैसा कि यहाँ पर है। लेकिन इस सिचुएशन में आपका जो मास है हो सकता है वो 1/4 हो सकता है 1/8 हो, यानी कि उसके चेंज होने की डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो हो सकता है, ये चांस है कि वो डिफरेंट होता है, बल्कि होता ही डिफरेंट है। यानी कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपके मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड करता है। अब अगर मैं इस तरह से कहूँ कि एक्सेलरेशन देखा जाए तो इस इक्वेशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के, और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन है बी के, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन है एम के। अगर मैं ये कह दूँ कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है एम के, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इसे मैं इक्वेशन सी कह देती हूँ। अब अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का इलाज जो है वो सिंबल हटाना हो, यानी यहाँ से मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना हो, तो मुझे इक्वल्स टू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि E इक्वल्स टू 1 F डिवाइडेड बाय M। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरे पास E M इज इक्वल्स टू F आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय F इज इक्वल्स टू F आ जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू M A आ जाएगा। इस चीज को F इज इक्वल्स टू एम ए को हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास सेकेंड लॉ है न्यूटन का। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी जिस्म में जो फोर्स लगाई जाती है वो हमेशा उसके एक्सेलरेशन और उसके मास के जो प्रोडक्ट है उसके भी इक्वल होती है। और दूसरी बात आप इसे इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी जिस्म में फोर्स के लगने से, जैसे कि इस ब्लॉक पर ये वाला जो पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है उसके मास के इक्वल। फोर्स लगाने से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि लगाई गई फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है। और जिसम हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये न्यूटन के दोनों लॉ थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी जिसम जो है वो अपनी जगह बरकरार रहता है रेस्ट पोजीशन में जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। और फिर न्यूटन ने ये कहा कि मेरा दूसरा कानून ये कहता है कि जो फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं वो उसके वजन के बराबर होती है, और जो फोर्स लगाते हैं आप उस बॉडी पे, उस फोर्स के लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है उस जिस्म के अंदर, चूंकि वो हरकत में आ जाता है। और हरकत में आने से जो उसमें एक्सेलरेशन आता है वो लगाई गई फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है। तो ये न्यूटन के पहले दो लॉज थे जिनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है।